बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन तैयब के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान। आज की ख़ास खबरें, पीडीएम फिर से सरगर्म हो गई है। मौलाना साहब की मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, इस पे हम तफसीलन बात करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी एक मरतबा दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, गवर्नमेंट को टफ़ टाइम देने जा रहे हैं? क्या इन हाउस तब्दीली की जो बातें चल रही हैं वाकई इसमें कोई सदाकत है? महंगाई उरूज पर है। गवर्नमेंट के जो फ्रंट पेज के मैनेजर्स हैं वो कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है जितनी ग्लोबली है, दुनिया में इससे ज़्यादा महंगाई है। इसके साथ साथ हमारे मुल्क में हमेशा ऐसा होता है कि बड़े बड़े केसेस खुल जाते हैं, पिंडोरा बॉक्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे दिन डिबेट होती है। उसके बाद पता चलता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता, उसकी ना कोई कमेटी बनती है। फिर कमेटी बनने के बाद उसका आज भी ऐसा ही एक बयान आया है साबिक जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब का, जिन्होंने दावा किया है कि फार्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने फ़ोन किया एक जज साहब को जो इस वक्त सिटिंग जज हैं, मियां आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने उनको फरमाया कि आपने मरीम नवाज़ को और नवाज़ शरीफ को बेल नहीं देनी, 2018 की बात है। तो इस पे भी हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मुस्तनद पैनल है इस वक्त। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद थईम साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ शेख मंजर आलम साहब हैं, मशहूर मारूफ बिजनेसमैन हैं। इसके साथ फार्मर चेयरमैन काटी हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। एडवोकेट खान जमान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, कैंडिडेट थे एमएनए के, और हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब आपके पास सबसे पहले आऊँगा, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि उसने ये गलती की थी पीडीएम से बाहर निकल के, और अब आप दोबारा पीडीएम की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीपल्स पार्टी पीडीएम की तरफ नहीं जा रही। पीडीएम पीपल्स पार्टी के बताए हुए, जो पीपल्स पार्टी ने इनको 6 महीने पहले रास्ता बताया था, उस पे अब ये वापस आ रहे हैं। अच्छा जी। पीपल्स पार्टी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इनको बताया था कि जो लड़ाई लड़नी है हमने, वो विद इन द पार्लियामेंट लड़नी है और आउटसाइड द पार्लियामेंट लड़नी है। दोनों फ्रंट हमने, खाली कोई फ्रंट नहीं छोड़ना। पीडीएम में जो दूसरी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई, उन्होंने कहा कि हमें इस्तीफ़ा देना है, हमें लॉन्ग मार्च ये वो, तो ना उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ना उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, ना उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की, और वो इलेक्शंस भी लड़ते रहे एज़ पर जैसे पीपल्स पार्टी ने कहा था। अभी देखें ना, अभी जो फतूहात मिली हैं अपोजिशन को, जिनकी आप भी तारीफ़ कर रहे हैं, सारी कौम तारीफ़ कर रही है, जो वो पार्लियामेंट के अंदर ही फतूहात मिली हैं। जब हम पार्लियामेंट में यूनाइट हुए, अगर हम इस्तीफ़ा दे देते और गवर्नमेंट के लिए, हम पीटीआई के लिए पूरा जो है वो मैदान खाली छोड़ देते, तो इस वक्त सूरत हाल और होती। तब ये इलेक्शन रिफॉर्म्स वाला बिल भी पास करवा लेते, नैब का ऑर्डिनेंस नहीं वो बिल पास करवा लेते। अब देखें, इन्होंने जॉइंट सेशन बुलाया, उससे ये भाग गए। 2 बिल इन्होंने पेश करने की कोशिश की पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर, वो ये फेल हुए। तो इस वक्त जो मेजॉरिटी है वो तहरीक इंसाफ खो चुकी है। पंजाब में देखें, कल इनके इत्तेहादी जिनकी वजह से इनकी गवर्नमेंट है काफ लीग, कल काफ लीग भी इनको छोड़ के चली गई है। कल काफ लीग ने कहा है कि भाई हमारी राय इनसे जुदा है। जीडीए के जो स्पोक्समैन है सरदार अब्दुल रहीम साहब, उन्होंने कहा है कि हमारी ला ताल्लुक़ है इस गवर्नमेंट से। एमक्यूएम आप देख रहे हैं कि उनके क्या बयानात कुछ दिनों से आ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट अपनी अददी अक्सरियत और जो अखलाकी अक्सरियत है वो खो चुकी है, और इंशाअल्लाह ताला अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि तब्दीली की हवा चल रहेगी। और क्या आप इन हाउस तब्दीली लाना चाह रहे हैं? उस पर बातें चल रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपको जो कौम को खुशखबरी मिलेगी, पंजाब के अंदर भी और नेशनल असेंबली के अंदर भी। राइट। शेख मंजर आलम साहब, इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है इस मुल्क का वो है महंगाई। तो क्या आप समझते हैं कि ये महंगाई ग्लोबली है और इसमें पीटीआई की गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है? शुक्रिया। थिबोर, या तो हम बिल्कुल जाहिल हैं, या ये हुकूमत बड़ी ही इंटेलिजेंट है। सही। इंटरनेशनली अगर पेट्रोल प्राइस या जो इंटरनेशनल उसमें बात की जा सकती है, और उसमें भी पहले यही पाकिस्तान होता था जी सर, जिसमें मैं उस असद उमर को ढूंढ रहा हूँ जो 68 रुपये के पेट्रोल को 46 रुपये पे लाना चाहता था। ठीक।
और चीनी और आटे के भाव 50% करना चाहता था, मगर आज वो 68 रुपये का पेट्रोल 144 का हो गया। मसला ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, जिनके हाथ में मईशत की बाग दौड़ है, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं। कल शौकत तरीन साहब की मैं तकरीर सुन रहा था और मैं अफसोस और सख्ते में आया था कि ये क्या पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बोल रहा है। ये IMF का कोई रिप्रेजेंटेटिव तकरीर कर रहा होता तो समझ में आती थी, वर्ल्ड बैंक का कोई बंदा तकरीर कर रहा होता तो ये समझ में आती। ये बंदा जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी वज़ीर ख़जाना बना तो भी ये वर्ल्ड बैंक का स्पोकमैन बना हुआ था। ठीक सर। आज भी ये पाकिस्तान का स्पोकमैन, वर्ल्ड बैंक का स्पोकमैन बना हुआ है। और सोने पे सुहागा जो इस वक्त स्टेट बैंक के गवर्नर साहब हैं, वो तो आई वर्ल्ड बैंक के अनमोल गिफ्ट है, जो एक नई इकॉनमी हमें समझा रहे हैं कि जी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेरे ख्याल में 2 या 3% है, उनको फ़ायदे के लिए हम डॉलर बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये लॉजिक कैसी है? यानी जिस हुकूमत के मुआशी एक्सपर्ट और अफलातूनों की ये लॉजिक हो, उस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क होना है कि नहीं होना। सही। चीनी 55 रुपये 52 रुपये थी और 160 रुपये पे चली गई। आटा 30-35 पे था। आपको पता ही अयूब खां के वक्त 1 रुपये 6 आने से 1 रुपये 8 आने चीनी हुई थी और अयूब कुत्ता का नारा लगा था तो वो रिज़ाइन करके चला गया था, क्योंकि वो एक गैरतमंद आदमी था। इसने कहा था 500 आदमी मेरे खिलाफ मुजाहरा करेंगे, मैं चला जाऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं ना कि आपके हाथ पैर गवाही देंगे। ये बार बार हम कहते हैं, ये कहता था $1 बढ़ता है तो समझो उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है, महंगाई बढ़ती है तो उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है, करप्शन बढ़ती है तो उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। अब वो तमाम अब तो नया पाकिस्तान है ना, उसमें थोड़ी ऐसे। अब वो सारे तज्जिए जो ये कह रहा था उससे 100% अबव कर गई है। मकसद ये है कि हमने अगर मईशत को सही करना है, अगर हमने मईशत को ठीक करना है, तो हमें पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक फैसले करने होंगे और उन लोगों को आगे लाना होगा जो इस मुल्क से लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अब एक अफसोस भी मुझे होता है ये इमरान खान की क़यादत के ऊपर कि ये इसका तासुर था जिस पे हमारी कुछ बर्गर फैमिलीज, ख़वातीन और कुछ नौजवान बड़े मुतासिर थे कि ये एक तब्दीली आएगी इस, और जो कुछ एंकर जो इनके साथ कंटेनर में तकरीरें कर रहे होते थे वो भी, कि इसने 22 साल की मेहनत की है और ये एक नई टीम लेके आएगा और ये एक तब्दीली आएगा। मगर आप देखें जो तहरीक इंसाफ के 5-7 सीनियर थे वो खुडे लैंड पोस्टों पे लगे हुए हैं, कोई सदर है, कोई गवर्नर है, कोई इधर है, कोई उधर है। इनकी वजारत में जितने भी मेन पोस्टें हैं, वजीर तिजारत को आप मुशीर तिजारत कह रहे हैं, खजाना कह लें, मुआशी ले लें, 95% वो लोग हैं जिनका PTI की अले बे से भी वास्ता नहीं था, जो तहरीक इंसाफ में कोई इलेक्शन से 2 दिन पहले आया, कोई इलेक्शन के बाद आया। तो इन लोगों का उस तहरीक इंसाफ जो 22 साल से काम कर रही थी, जिसके लोगों ने एक ख्वाब देखे थे, जिसकी तब्दीली के ख्वाब देखे थे, अब ये तो सब 4-4, 5-5 हुकूमतों के वजीर। अब उमर अयूब ये कहे कि जी ये सारा किया धरा पिछली हुकूमतों का है, और भाई तू 4 हुकूमतों का वजीर रहा है। शौकत अजीज़ पिछली 3 हुकूमतों का वजीर रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब पिछली हर हुकूमत के तकरीबन वो वजीर रहे हैं। नवाज शरीफ के भी मुशीर रहे हैं पंजाब में। मकसद ये है कि आप नाम लेते जाएं। 95% मैंने कहा ना, जो इनके सीनियर थे, इमरान इस्माइल था, असद जो ये अपना आरिफ अलवी साहब थे, ये जो सीनियर इनके साथ डे 1 से थे, वो तो एक उन पोस्टों पे हैं जिनके इख्तियारात कुछ नहीं है, एक सिर्फ नाम है। और जो फैसले करने वाले हैं वो वर्ल्ड बैंक और इस्लाम, लेकिन वो इकोनॉमी शेख साहब बात ये है, अच्छा पाकिस्तान लीडर तो एक है ना, लीडर तो खान साहब है ना भाई। उसने तो कहा, यानी हम तो उसी के अखबार ढूंढ रहे हैं ना कि $1 बढ़ता है तो वजीर आजम चोर होता है। हम फिर भी उसको चोर नहीं कह रहे, मगर जो उन्होंने चोरों को, अब आप कहते हैं
इसने पाकिस्तान का सबसे पहला अमीनो सादिक है। हाँ जी। और आटा, चीनी और शुगर के ऊपर इन्होंने तहकीकाती कमीशन बनाया था, इमरान खान साहब। ठीक। और उसमें उस वक्त उसने कहा जी मैं पाकिस्तान के सबसे ईमानदार तरीन आदमी को इसका चेयरमैन बना रहा हूँ, इस तहकीकाती कमीशन को। ठीक। कि चूँकि वाजिद ज़ियान उस GIT के थे जिसमें नवाज शरीफ को अरेस्ट करवाया था, अंदर करवाया था और बाहर निकलवाया था। राइट। उस तहकीकाती कमीशन का चेयरमैन उसने वाजिद ज़िया को बना दिया। उन्होंने जो एज ए FIR DG उन्होंने जो रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब को पेश की, उसमें 5 नामों के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया गया था। एक उस्मान बुज़दार साहब थे, एक असद उमर साहब थे, एक रज़ाक दाऊद साहब थे, एक खुसरो बख्तियार साहब थे। उसका नतीजा ये हुआ कि DG साहब को हटा के खुड्डे लाइन लगा दिया गया। और वो तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट ये जो कहते थे कि मैं घर से एहतसाब शुरू करूँगा, असल जहाँ सज़ा और जज़ा का तसव्वुर हो ना, नवाज शरीफ क्यों फ्लॉप हुए कि वो सज़ा और जज़ा का तसव्वुर ख़त्म कर दिया था उसने। यही ये होप के आई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि नए पाकिस्तान में भी सब कुछ वही हुआ है? सर अब तो सब रिपोर्टें आपको आ रही हैं कि इस वक्त करप्शन पिछले हुकूमतों से बढ़ गई है। महंगाई का जो आलम है, यानी आलू, प्याज और टमाटर में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल प्राइस क्या करती हैं? राइट। ये हम एडवोकेट साहब से जितनी गैस और लोड शेडिंग, यानी अब शौकत तरीन कह रहा है हमने तो पास ऑन करना है। जैसे कल वो ऐसी तकरीर कर रहा था जैसे कोई वर्ल्ड बैंक का वाइसराय आके पाकिस्तान में बैठा है और वो तकरीर कर रहा है। बिल्कुल ठीक। सर आप ये बताएं, एडवोकेट खान जमान साहब, आपने जब इलेक्शन यहाँ कराची से लड़ा तो ये असद उमर साहब आपके साथ ही खड़े होते थे और ये सारी तकरीरें जो अभी शेख साहब ने आपको रिमाइंड कराई, तो आप क्या समझते हैं कि नए पाकिस्तान में वाकई ऐसा कुछ हो रहा है जो शेख साहब ने बताया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तैयब साहब कि आपने मुझे एक अहम टॉपिक पे बुलाया। सर। और दूसरी बात, मैं शेख साहब से मुखातिब हूँ कि शेख साहब को मेरे ख्याल में फैक्ट एंड फिगर का कोई पता नहीं है, सिर्फ हवा में बातें कर रहा है। हालांकि ये काटी के चेयरमैन है, इसको इस किस्म की बातें नहीं करना चाहिए। अच्छा जी। अब सवाल ये है, मैं पहले पेट्रोल पे आता हूँ। थे आप चेयरमैन थे, अहम ओहदे पे थे। जी जी। अब सवाल ये है कि आज पेट्रोल 146 रुपए लीटर है। ठीक सर। और डॉलर है 171 रुपए। हम पीछे जाते हैं 2015 में। हाँ जी। पेट्रोल था 93 रुपीज़ और डॉलर था 98 रुपए पे। अगर हम उसी हिसाब से जाते हैं तो आज 186 रुपए लीटर होना चाहिए था। हमने पेट्रोल में पेट्रोलियम लीवी 42 रुपए। डॉलर जो महंगा किया है ये शेख साहब ने किया? शेख साहब ने नहीं किया, ये डॉलर महंगा हुआ क्योंकि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया पेंडेमिक की वजह से। पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट ख़त्म हुआ है जिसकी वजह से आपके बाहर से डॉलर कम आए, जिसकी वजह से आपका डॉलर बढ़ गया। ठीक सर। अब हमने पेट्रोल पे क्या किया है? आप 140 रुपये की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो आज ये 203 रुपये लीटर होता। उसका मैं हिसाब बताता हूँ। 140 रुपये में हम पेट्रोलियम लीवी जो 42 रुपये लिया जाता था वो हम नहीं ले रहे हैं, वो 5 रुपये हम ले रहे हैं, सिर्फ 5 रुपये। GST जो 17.5% था वो हम नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ हम 5% ले रहे हैं। फ्रेट हम नहीं ले रहे हैं। हमने पेट्रोल पंप मालिकान का जो मुनाफा है वो कम कर दिया, जिसकी वजह से वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें मिलाएं तो आज पेट्रोल 200 से ऊपर जाएगा। ये वाहिद पाकिस्तान का लीडर है इमरान खान है जिसने अपने मुल्क के गरीब आवाम को महंगाई से बचाया है। अब सवाल ये है, एक सवाल ये है कि हमने हमारी जितनी भी प्रोग्राम है वो अमीरों के लिए नहीं है, वो हमारे उस तबके के लिए है जो बिलो द लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मिसाल के तौर पे पहले आप बैंक जाते थे, 4 करोड़ रुपए के मर्सिडीज आप बैंक से फाइनेंस कर लेते थे, आज हमने बंद कर दिया। 1000 सीसी जो कि आम एक गरीब आदमी जो ऑफिस में काम करने वाला बंदा है वही सिर्फ ले सकता है। जो 4-4 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ी बैंक से फाइनेंस करते थे उनके पेट में तो मरोड़ उठेगा क्योंकि वो हमने बंद कर दिया। दूसरी चीज़ें मैं आपको बताऊं कि जो अभी हमने 30% डिस्काउंट दिया जिससे डायरेक्ट 7 से 8 करोड़ फैमिली वो फ़ायदा लेगी, जिस पे 30% दालें और चीनी और आटे पे है।
अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, आज कराची में, आज सिंध में आटा 75 रुपए किलो है, जबकि वही आटा पंजाब में 58 रुपए किलो है। तो ये महंगाई यहाँ पे कौन ला रहा है? ये फिर हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, खान साहब ने पेट्रोल की जो बात की थी वो उसके आधा चला लेते, पूरा नहीं चलाते। उसने ये बात भी बोली थी अगर पेट्रोल महंगा होता है तो महंगा तो हमें मिलता है, जब सस्ता होता है तो हमें नहीं मिलता। तो इस दौर में हमारी गवर्नमेंट में 75 अगर है तो महंगा मिल रहा है। जी जी, महंगा है तो महंगा मिलेगा। अगर सस्ता था तो 75 रुपए लीटर हमने दिया है आपको पेट्रोल, हमने 75 दिया है, हमारी गवर्नमेंट में 75 रुपए। अब अगर वो बोलते कि नहीं वो तो इंटरनेशनल मार्केट थी, जब हम सस्ता कर लेते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट थी। सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर जो आपने चार्जशीट पेश की है फिर शेख साहब से इस पर रिस्पॉन्ड भी लेते हैं ना सर। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब हैं जो फार्मर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के फार्मर सेक्रेटरी हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आपने हमें टाइम दिया सर। मेहरबानी, शुक्रिया करें, आप सवाल करें। सर ये बताएं कंवर दिलशाद साहब, इस वक्त जो गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन में जो ये इख्तलाफात हो रहे हैं, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो लेजिस्लेशन है ये काम गवर्नमेंट का है, लेजिस्लेटर का है, या इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल भी होता है? देखो, इसमें सबसे बड़ी अहम जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत पाकिस्तान की आती है। जी ठीक है। अगर हुकूमत पाकिस्तान अपनी अक्सरियत के बलबूते पर कोई कानून साजी कर लेती है, इंतखाबी इस्लाहात हो या अदालती इस्लाहात हो, कोई भी मामला हो, अगर वो आइन से मुतासब ना हो, आइन से मुतासब ना हो, आइन से कन्फ्लिक्ट ना हो, आइन की रिगेशन ना होती हो, तो फिर वो इदारा जो है जिसके लिए कानून साजी की जाती है वो उस पर अमल दरामद करने का पाबंद है। ज़ाहिर है जो हमारी जो बालादस्ती जो है वो तो हमारी पार्लियामेंट की है। अब ये मामला इस तरह से आ रहा है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान कोई किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं है। वो सिर्फ एक असूली तौर पर, आईनी और कानूनी तौर पर एक दूसरे के ख्यालात आपस में मुखालफत नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना यह है कि हमने आइन के आर्टिकल 218, 219, 226 के मुताबिक सिक्रेसी भी करनी है, ट्रांसपेरेंट भी करनी है और शफाफियत भी करनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें चिप्स का मसला है, कोई सॉफ्टवेयर तब्दील हो सकता है, उसमें शफाफियत नहीं है, उसमें राजदारी नहीं है और उसमें वोटों का भी लेन देन हो सकता है। ये इलेक्शन कमीशन के अपने ख्यालात तो नहीं हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके एतराज़ात हैं। अब अगर हुकूमत पाकिस्तान साइंस टेक्नोलॉजी जो बड़े बड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके राय लेकर इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के ये सारी जो बातें, एतराज़ात हैं, इख्तलाफात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर देती है, तो फिर इससे बेहतर सिस्टम कोई भी नहीं है। बेहतर अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाए और उसमें शफाफियत का जो है खतरा वो ना हो, शफाफियत भी रहे और आज़ादी भी रहे, तो इससे बेहतर रिजल्ट क्या हो सकता है? सर आप कंवर दिलशाद साहब, आप इस पे लिखते भी रहे हैं, आप इस पे बहुत बोलते भी रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन से सबसे ज़्यादा आप इस पे बात करते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो हम मशीन ला रहे हैं ये जो दुनिया में महज़ब डेवलप कंट्रीज़ है ये वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेड है या हम कोई नया सिस्टम ला रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बन चुकी है। अच्छा जी। इस पर हुकूमत सही तौर पर आवाम को आगाही नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना यह है कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आ रहे हैं ये तो दुबई में बन रही है, वो बड़े सब स्टैंडर्ड की मशीनें बन रही है, हमें इस पर एतराज़ात है। अब हुकूमत क्यों जिद कर रही है? अब हुकूमत का मामला है कि जब वो शिफात जो कह रही है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो अब स्टैंडर्ड की नहीं बन रही, वो लो स्टैंडर्ड की है, इंतहाई जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर की तब्दीली के इम्कानात हैं, ये सब चीज़ें दूर कर दें। तो आप ये बताएं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुबई में कौन सी कंपनी बना रही है वो तो अब आपको बताए ना। आप इनके वज़रा तो आए दिन जिस तरह पेट्रोल के बारे में आप कोई साफ फरमा रहे थे कि बड़ा कौम पर एहसान हो गया, गरीबों को बचा लिया, बहुत बड़ी रेट जा रहा था, शौकत तरीन कह रहा है जी हमने इसको 250-300 रुपये लीटर पे लेके जाना है। तो इस तरह के वज़रा बात करेंगे तो फिर आवाम तो महसूस करेंगे ना कि हम क्या कहाँ किस दहाने पर खड़े हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसके बारे में सही कौम को बताया जाए कि ये कहाँ से बन रही है, कौन सी कंपनी बना रही है, टेंडर कहाँ से आए, भी टेंडर भी नहीं दिए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुबई से बन के आ रही है।
तो ये चीजें इख्लाफात हैं। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत से कोई वो इख्लाफ नहीं होता। इख्लाफ इस बात को भी यानी जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान जो है वो काबूसारी कर सकती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मतलब हमारे तो सियासी जमात इवन आमिर उल हक साहब जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, खालिद मकबूल सदीकी भी साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है, वो भी कहते हैं जी इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो तब्दील हो सकता है। तो उनकी इत्तेहादी भी यही कह रहे हैं, उनकी जमात के मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं। तो ये सारे बैठ कर तसल्ली के साथ बड़े बड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट हैं उसमें बैठ के इलेक्शन कमीशन के हालात दूर कर दें। लेकिन जहाँ तक आपने फरमाया ये दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये सिस्टम नाकाम हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, इसको मुस्तरद कर दिया गया है। चंद छोटे छोटे मुल्क हैं, मालदीव टाइप, मॉरिशस है, मालदीव हो गया या इंडिया है। तो इंडिया का एक अंदर की बड़ी आवाज उठ रही है सियासी जमातों के जो रहनुमा तो वो तो बहुत बड़े टॉप क्लास के सियासी रहनुमा इंडिया के तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस पर शफाफियत का खतरा पैदा हो गया है, आप इस पर नजर सानी करें। तो वहाँ की शफाफियत पर आवाजें उठ रही हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए, अगर आप पहली बात तो यह है कि जनाब जब ये सिस्टम तो ठीक है, अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप कर लें। इंडिया ने 25 साल लगाए हैं, आप 10 साल लगा लें। इंडिया ने 25 साल लगाए ना इसके सिस्टम को कामयाब करने। तो ये 25 साल की बजाय 5 साल कर दें। अभी जो लाहौर में हल्का 133 में इंतखाब हो रहे हैं ज़िमनी, उसमें बाज़ पोलिंग स्टेशनों पर ये तजर्बा करके भी देख लें, सब बातें सामने आ जाएगी। तो ये सब चीजें मिलजुल कर करना चाहिए, इस पे एक दूसरे पे इल्जाम बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा कमर दिलशाद साहब, आप इलेक्शन कमीशन के मोस्ट पावरफुल हेड रहे, आप इस वक्त अगर ये देखते हैं कि जिस तरह से अभी आजम सवाती साहब को और फवाद चौधरी साहब को उस कमेटी में डाला गया जो पहले इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलते भी रहे और थोड़ा सख्त भी बोलते रहे, तो आप अगर इस वक्त हेड होते तो आप क्या करते? नहीं, हमने तो वही करना था जो पार्लियामेंट करेगी। ज़ाहिर है पार्लियामेंट ने अगर उनके नाम शामिल कर दिए हैं तो वो तादाद तो बराबर ही है ना। 6 मेंबर गवर्नमेंट के हैं, 6 अपोजिशन के हैं। अगर फवाद चौधरी आ जाए, आदमी सवाती हो जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वहाँ तो वोटिंग क्या होना है ना, 6 12 का एक कमेटी बनी ना, 6 गवर्नमेंट के हैं, 6 अपोजिशन के हैं, बैठ जाए कोई बात नहीं। बाहर होगा, अगर इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहते हैं तो कहते रहे, लेकिन जो पार्लियामेंट में बैठे गए तो वो तो पूरी एक मेजॉरिटी के तहत फैसला होना है ना, बाकायदा एक बड़ा मुतफ़िक़ा फैसला नहीं होगा तो कम से कम अक्सरियत का फैसला होगा ना। उसमें फवाद चौधरी साहब आरिफ वाली साहब ने क्या करना है? वो तो अच्छे एक तरफ अच्छे एक तरफ है, बिल्कुल ठीक है, इसको बैठने में कोई हर्ज नहीं है। राइट सर, उन्होंने अपनी कैबिनेट का फैसला करना होता है, बाहर इलेक्शन कमीशन बुरा भला कहें, सियासी जमातों को बुरा भला कहें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करें, उनका हक पहुंचता है, राइट पहुंचता है, मिनिस्टर हैं वो। लेकिन जब पार्लियामेंट में बैठेंगे तो फिर तो वहाँ सबके बराबर का सलूक किया जाएगा। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके इख्तियारात क्या हैं, अगर ये जिस तरह से हमारे जो मैनेजर्स हैं, जो फ्रंट पेज के पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं, तो वो उनके खिलाफ कहां तक एक्शन ले सकते हैं ऐसे जुमले अगर वो बोलते हैं तो? इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन की बड़ी खुशकिस्मती है कि अपोजिशन तो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है, वो तो ऐसे जुमले नहीं कहती जैसे कि हुकूमत कह रही है। अब नजर ही आ रहा है एक वो रिवर्स सिस्टम है। ये जो बातें आज हुकूमत वज़रा इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे हैं, तो माजी में यही इस तरह की तनकीद अपोजिशन किया करती थी, लेकिन अपोजिशन ने इस तरह से बातें नहीं कही जैसे कि हमारे मौजूदा हुकूमत के वज़रा ने की, याद स्वाति साहब ने। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ने नोटिस जारी कर दिया, कल जो है बड़ा इनकी चार्जशीट होने के इम्कानात हैं। अगर तसल्ली ना कर सके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बेंच की तो चार्जशीट होने के भी इम्कानात हैं। जब चार्जशीट हो जाएंगे तो फिर नाअहलियत की तरफ पहला कदम तो शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन को नाअहली कर सकता है, 5 साल की सजा भी दे सकता है, ताहयात नाअहली करार दे सकता है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास वही इख्तियारात है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जारी कर तलब कर सकता है, कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी कंटेम्प्ट कोर्ट का केस के तहत जिसको चाहे तलब कर रहे हो तलब कर लिया गया है, कंटेम्प्ट लगा देंगे। आर्टिकल 204 भी है, इलेक्शन 217 का 10 भी है, 63 भी है, 62 भी है। ये सारे मामला इसके साथ बहस होंगी और कल अगर बिल्कुल सही दे सका सही फरमा के चार्ज हो जाए। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ये मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है जिसको पीटीआई की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस रखा हुआ है, या आप समझते हैं कि ये जो बैड गवर्नेंस है वो उसको अब छुपाने के लिए ये इशू उठा रहे हैं, जबकि उनको 5 साल के बाद जब इलेक्शन में जाना होगा तो उनकी तो परफॉर्मेंस पे वोट मिलेगा,
इलेक्शन कमीशन के वोटिंग मशीन पे तो वोट नहीं मिलेगा, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? इनका तो सेपरेट अभी फिलहाल तो ज़ेरे दवाई समझे आप, टाइम गुजर चुका है। इस पे आप ये देखें कि 9 लाख आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आनी है, 9 लाख, और 4 लाख आपके आईटी के एक्सपर्ट होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर खड़े होंगे और जो उसको बटन के बारे में बताएंगे, समझाएंगे। 4 लाख की ट्रेनिंग, 9 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदना, फिर जमा करना, कहाँ होगा, हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचाने, ये सारे मामले बहुत लॉजिस्टिक सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, बेशुमार प्रॉब्लम है जो फिलहाल तो हमें नज़र नहीं आ रहा कि 2023 के इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो। अगर कानून साजी हो जाती है तो इलेक्शन में पाकिस्तान ये कहेगा ठीक है जी, हम अपना रोड मैप तैयार कर लेते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम इसको नाफिज करते जाएंगे। तो वो तो ये तो कानून में तो नहीं लिखा जाएगा ना 2023 में इस्तेमाल करें, ये तो नहीं लिखा जाएगा। वो कहे आप इलेक्शन में इस्तेमाल करें, तो जी ठीक है आप इलेक्शन में इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हम इसको एक्सपेरिमेंट बेस पे कर देंगे, फिर 10-15 जो है पोलिंग स्टेशन पे कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप भी चलता रहेंगे, कानून की पासदारी भी हो जाएगी और हुकूमत की भी हो जाएगी। लेकिन पूरा सिस्टम जो है ये 2023 के इंतखाब में होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये नामुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर मोहम्मद दिलशाद साहब, आपने हमें टाइम दिया। सर डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊँगा। जिस तरह से एडवोकेट साहब ने कहा कि जो महंगाई है उस महंगाई का ताल्लुक जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट से भी है। आपका जो फूड इंस्पेक्टर है वो उसको कंट्रोल करे। जिस तरह से ख़ास तौर पे उन्होंने आटे की मिसाल दी कि वहाँ पे आटा 75 का है, यहाँ 45 का है, वहाँ यहाँ 75 का है, तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिंध गवर्नमेंट की। सर भाई जो है वो फेसबुक वाली खबरें बता रहे हैं। अच्छा जी। यहाँ पे जो आटा है और पंजाब में जो आटा है, अगर उसका कंपैरिजन करेंगे तो पंजाब में इस वक्त आपको आटा ज़्यादा महंगा मिलेगा। फेसबुक पे सस्ता बिक रहा है। फेसबुक पे जो भाई ने किसी पीटीआई के पेज पे देख ली होगी खबर, पीटीआई वाले तो ये कहते हैं कि जो है वो लंदन में और इंडिया में जो है वो पेट्रोल महंगा है देखें, और ये वो तो कंपैरिजन ही वहाँ करते हैं। पहले वो कंपैरिजन करते थे कि भाई यहाँ बढ़ रहा है तो नवाज शरीफ चोर है, अब ये करते हैं कि भाई यहाँ बढ़ रहा है तो वहाँ पे जो है वो बाइडन चोर है। और जैसे भाई ने कहा कि ये जो महंगाई है, वो जो डॉलर है वो कोरोना की वजह से, तो डॉलर का जो रेट है और उसका अगर कंपैरिजन दूसरे मुल्कों की करेंसी से करें तो डॉलर का जो है वो सऊदी के रियाल से तो नहीं कम हुआ, डॉलर जो है वो यूएई के उससे तो कम नहीं हुआ, डॉलर जो है वो इंडिया के उससे तो कम नहीं हुआ, पाकिस्तान के से क्यों कम हुआ। और जैसे सर ने कहा कि इन्होंने एक जो है वो मॉडल हमें दिया, हमें हमारे सामने इलेक्शन से पहले अरस्तू बिठाए और उन्होंने कहा कि न्यूटन्स हैं इकोनॉमी के, वो कहाँ गए, उन्होंने 6 महीने बाद चेंज कर दिया, फिर शेख साहब को चेंज कर दिया, फिर अभी दूसरे कुछ लाए हैं, वो भी देखें वो बयान क्या दे रहे हैं कि जो डॉलर बढ़ रहा है इससे जो हमारे फॉरेन जो पाकिस्तानी हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। अभी आप मैं भी अभी रिसेंटली होके आया हूँ कहीं बाहर से, आप भी अभी रिसेंटली कहीं बाहर से आए, तो आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे रुपए की कदर कहाँ पहुँची है जाके। डॉलर अभी 15 दिन पहले जो है वो 171 का था, अभी डॉलर 180 में भी नहीं मिल रहा। तो ये कितने तक आप जो है वो कब तक जो है वो दूसरी हुकूमतों शेख साहब रादर देन कि मैं आपको कहूँ कि आप उसकी बातों का, सर की बातों का रिस्पॉन्ड करें, आप मुझे ये बताएं, आप एक मुआशी माहिर भी हैं, ये जो डॉलर को फ्लैक्चुएट कर रहे हैं और जो इसहाक डार के दौर में डॉलर को फ्रीज़ किया गया था तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम भी था कि ये जो है वो स्टेट बैंक से बोरो करके और उसको वहाँ पे फ्रीज़ कर रहा है और ये गलत है और डॉलर की फ्लैक्चुएशन होनी चाहिए। लेकिन उससे फ़ायदा ये होता था कि वो महंगाई भी फ्रीज़ थी और वो फिर अब जब डॉलर फ्लैक्चुएट कर रहा है तो महंगाई भी फ्लैक्चुएट करे, तो ये ठीक था या वो ठीक था? सर मैं पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं सर, मगर उन लोगों में कुछ सेंस थी, पीपल्स पार्टी में भी और मुस्लिम लीग नून में भी सर कोई एक्सपर्ट थे, उनमें वो उनके अपने लोग बैठे होते थे, ठीक, उनमें कुछ सेंस होती थी, उनको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटियों का पता होता था और वो इकोनॉमिक्स को कुछ जानते थे। इसलिए वो चाहे वो अब वो कहते हैं जी आर्टिफिशियल 6 महीने हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, लंबा नहीं हो सकता। अब हम अपने घर की बात नहीं, मैंने कोई हवा में कोई, मैंने तो सब फिगर, मैंने तो पूछा वो वाजिद ज़िया की तहकीकाती कमीशन जो
मुल्क के सबसे पहले अमीन और सादिक ने बनाया था और सबसे ईमानदार आदमी, उसकी क्यों पब्लिक शेख साहब मुझे उस सवाल पे आए ना, वो ठीक था, वो जो फ्लक्चुएशन नहीं हो रही थी, क्योंकि उससे महंगाई भी कंट्रोल हुई थी और आम आदमी को अब उस वक्त भी वो कहते थे जी डॉलर हम बढ़ाते हैं जी एक्सपोर्टर को फायदा होता है, जो उनकी गलत बातें थी वो भी गलत। मैं चूंकि 70 से तकरीबन एक्सपोर्ट से मेरा ताल्लुक, डॉलर की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को कभी फायदा नहीं हुआ, मेरा चैलेंज है। ठीक। अब तो एक हमने नई इकोनॉमी ढूंढी ना कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का फायदा हो रहा है। मकसद ये है कि इस वक्त जब 200 अरब का ये रिलीफ पैकेज हमारे वजीर आजम अनाउंस कर रहे थे, एन उस वक्त पीछे एक और नोटिफिकेशन चल रहा था, यूटिलिटी स्टोर से दाल, चावल, चीनी और इन सब की कीमतें 15% 20% बढ़ा दी गई हैं। अब यूटिलिटी स्टोर से बकौल खान जमान साहब के कोई एलीट क्लास तो नहीं जाती, वहाँ सारी आम आदमी, और ये उस वक्त चल रहा था कि पीछे कि ये यहाँ से कीमतें बढ़ गई हैं। फिर इन्होंने, हम गलत बोल रहे हैं, हम तो हवा में बात करते हैं, तो अदारा शुमारियात की जो वीकली रिपोर्ट आती थी वो क्यों बंद कर दी गई है? अदारा शुमारियात की रिपोर्ट, हम तो वो फिगर बात करते हैं जो आपके अदारा शुमारियात जारी कर रहा था, उसके ऊपर बैन लग गया कि जी आपने कोई अपना जायजा। तो शेख साहब ये जमहूरियत है, उसमें ऐसे बैन कैसे लग सकता है? वो नोटिफिकेशन आया सर, ये नोटिफिकेशन आया। मैं अब वही है, इनके जो तर्जमानों की भी बाकायदा एक तरबियत होती है कि आपने मुखालिफ की बात में हंसना है जैसे कोई मसला ही नहीं है। वो आप टीवी पे देख, इनके बाकायदा रोज एक स्क्रीनिंग होती है तर्जमानों, क्योंकि माशाल्लाह पीटीआई में जितने तर्जमान है ना, शायद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिला के भी इतने तर्जमान नहीं रखे हुए होंगे। अब वो शहबाज गुल साहब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है, वो कह रहे हैं जी ये अपना सारे केस खत्म हो गए एपीएस के, एक कोई प्ली बाकी है। यानी किस किस्म के ट्वीट वो कर रहे हैं। और सदाकत अब्बासी इनके एक टीवी पे बैठते हैं, वो उस दिन एंकर हंस पड़ा कि यार तुम इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे दे रहे हो। यानी किस तर्जमानों को भी थोड़ा सा इनको सिखाएं या उतने रखें जो जवाब दे सके। सबसे पहले मेडिसन नवाज शरीफ ने बढ़ाई है 300% या आसफ जरदारी ने 300%। ये सर हम खान साहब से पूछते हैं सर जी। इनके आते ही पहले 6 महीने में इनके कियानी साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, 300 अरब रुपए की टिक्का लगा मेडिसिन में, नए पाकिस्तान में। ये पहले कैसी बातें कर रहे हैं आप शेख साहब? पहले 6 महीने में अच्छा। उनको हेल्थ मिनिस्ट्री से उठा के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। ये जितने मैंने अभी जो तहकीकाती कमीशन के वो सबकी पोस्टें बदल के इधर से उधर कर दिया गया। पेट्रोलियम 25 रुपए एक दिन में बढ़े थे, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बढ़े थे। पाकिस्तान की तारीख में कभी 25 रुपए एक दिन में वो उसको फारिग कर दिया भाई जी। वो तहकीकात हो रही है और ये पब्लिक ये हम खान जमान साहब से पूछते हैं। और अभी सर एक और जो लतीफ़ा हुआ है, एक लतीफ़ा हुआ है जी सर, ये जो पिछली दफ़ा पेट्रोल बढ़े हैं, पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट में ओगरा जो सजेस्ट करता था, या तो वही प्राइस रख दी जाती थी या उससे 1-2 रुपए कम कर दी जाती थी, या कि जी वो ओगरा ने इतनी की है। और ये 3 साल पीटीआई में भी यही होता रहा। ओगरा ने 5 रुपए पर लीटर सजेस्ट किया बढ़ाओ, गवर्नमेंट ने 10 रुपए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये ओगरा ने 10 रुपए। सर आप बताएं ना, खान जमान साहब एक बात, अब ये आप कहे जी मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। बिल्कुल तो सर आप ये बताएं, एक जो आपके पास एक जो सीरियस थ्रेट है वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट तो अपनी बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपके इत्तेहादी थे वो भी अभी आपको सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दे रहे हैं, वो भी आपको जो है ना वो सख्त बातें कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि वाकई आपको महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना होगा सर? हाँ, जैसे कि शेख साहब ने बोला, महंगाई की बात मैं कर रहा हूँ कि महंगाई पे हमें तो कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दे रहा है, ना अपोजिशन दे रही है और ना दूसरे इदारे कोई भी नहीं दे रहा कोई भी नहीं दे रहा। सवाल यहाँ पे ये है कि शेख साहब जो बात कर रहे हैं कि 5 रुपए ओगरा ने बढ़ाया और 5 मजीद कर दिए, शेख साहब को
फिर मैं दोबारा कहूँगा कि इसको फैक्ट्स एंड फिगर का नहीं पता। अभी हमने IMF को कर्ज एक किस्त देनी है, जिसकी हमारे पास पाकिस्तान में और कोई ऐसा इदारा नहीं है जो मुनाफे बख्श हो, जो आपको पैसे दे सके। ठीक, उसके लिए हमने सऊदीया से पैसे लिए। अच्छा, ये कर्जे हमने नहीं लिए। अब मैं इसको याद दिला दूं कि हमें टोटल जब हमारी हुकूमत आई थी तो पिछले साल नवंबर में हमने जो हमें ग्रांट मिला था IMF की तरफ से वो 6 अरब डॉलर का था, जो 3 साल के लिए था, जिसमें 2 अरब डॉलर हमें मिले हैं, बकाया नहीं मिले। हम वो गुनाहों के सजा भुगत रहे जो पिछले गवर्नमेंट की थी। 30,000 अरब रुपए पाकिस्तानी अवाम पे कर्जा है जो हम उतार रहे हैं इस वक्त। हमने उसमें पिछले साल और इस साल मिला के टोटल, यानी पिछले साल 550, फिर 550, 2,000 अरब के करीब हमने उस पर कर्जा ख़त्म किया। और जब हम गवर्नमेंट में आए तो जो करंट डेफिसिट था, जो खसारा था, वो 1900 अरब डॉलर था, जो अब की 1.5 अरब हो गया है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमें विरसे में मिली थी जिसका खामियाजा हम भुगत रहे। और जहाँ तक डॉलर का ताल्लुक है कि डॉलर को हमने फ्रीज नहीं किया। पिछली गवर्नमेंट क्या करती थी कि स्टेट बैंक से सकूक बांड लेके बेच देती थी। हम वो काम नहीं कर रहे हैं। हमने स्टेट बैंक से 1 रुपया अभी तक नहीं लिया जब से हमारे 3 साल गवर्नमेंट हुई है। बिल्कुल ठीक है। आपने अपनी बहुत सारी जो है वो अच्छी बातें भी बताई। हो सकता है कि इससे कुछ महंगाई में कमी हो जाए तो आवाम के लिए कुछ फ़ायदा हो जाए। एडवोकेट खान ज़मान साहब आपका बहुत शुक्रिया। शेख मंजर आलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद फहीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।